सभी का स्वागत है मेरे पार्थ एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग क्लास 10th के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो 2026 के लिए आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। और आज मैं लगभग 25-26 क्वेश्चन लाया हूं और अगले दिन मैं आपको जितने केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 2 वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ऐसे ही आपको फिजिक्स में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ आपका बायो में भी जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट वो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। जो आपके पीछे दिख भी रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का केवल आज और कौन सा यूपी बोर्ड क्लास 10th का आपको पढ़ाया जाएगा आज। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ध्यान ये रखिएगा कि जितने क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, जितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवाएंगे वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी में से क्वेश्चन आना होगा क्वेश्चन 2026 में। एक एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 1 बिलियन दिया हुआ है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान संभवतः कितने होंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि पहले तो हम ये जानते हैं कि pH का मान अगर 7 से अधिक हो तो हम उसको बोलते हैं कि वो हमारा क्षार है, और pH का मान अगर 7 से कम है तो हम बोलते हैं कि वो हमारा क्या है, अम्ल है। अब अगर 7 से कम होंगे तो हमारा अम्ल के नाम से जाना जाएगा, और जो 7 से अधिक होगा उसको किसके नाम से जानेंगे, क्षार के नाम से जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और आप समझ लीजिए। यहाँ पे 2 चीजें दिया हुआ है, एक 7 से अधिक दिया हुआ है और एक 7 से हमारा क्या दिया हुआ है, 3 हमारे 7 से कम दिए हुए हैं। तो 3 आप ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन का ऑप्शन मार नहीं सकते हैं, इसलिए आपको वो ऑप्शन मार करके आना है जो एट रैंडम लिखेंगे। और ध्यान ये रखिएगा, ये क्या बोला है कि लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को नीला कर दे, रेड से अगर ब्लू कर दे तो वो हमारा होता है क्षार, और अगर ब्लू से क्या कर दे, रेड कर दे, तो वो हमारा क्या होता है, अम्ल। आप समझ सकते हैं कि लाल को अगर नीला कर देगा तो उसको क्षार के नाम से जाना जाएगा, और अगर नीले को लाल कर दे तो उसको किसके नाम से, अम्ल। या पीएच मान भी देख सकते हैं कि जिसकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है उसको क्षार कहा जाता है, और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है उसको हम लोग अम्ल के नाम से जानते हैं। तो आपका आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर 4 होगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, बोला है कि जिंक चूर्ण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके गैस निकालती है। तो पहले आपको ये जानना होगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि O निकालता है, Cl2 निकालता है, CO2 निकालता है, H2 निकालता है। किसके साथ बोला है, जिंक चूर्ण लेना है और आपको लेना है कौन सा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आप लीजिए Zn, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है उसमें जल आपको मिलाया गया होगा, कंसंट्रेट नहीं। अब कोई भी अम्ल हो तो मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं कि अगर कोई अम्ल होंगे और इसकी अभिक्रिया धातु से कराई जाएगी तो हमेशा बनेगा क्या, लवण, और प्लस हमेशा H2 गैस निकलेंगी। एक बात और आप समझ लीजिए कि अगर हमने अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, क्षार के साथ कराया तो बनेगा फिर लवण और प्लस H2 के जगह पे अब H2O बनेगा, जल बनेगा। साथ ही में आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर हमने अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, कार्बोनेट के साथ कराया, कार्बोनेट के साथ कराया तब बनेंगे फिर लवण, साथ मिलेगा जल, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट प्राप्त होगा CO2। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिंक, और जिंक हमारा क्या है, धातु है। तो धातु से अगर किसी अम्ल की अभिक्रिया कराई जाएगी तो ये जिंक इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो रिप्लेस करेगा तो बनेगा आपका क्या, ZSO4, और निकालेगा क्या, हाइड्रोजन गैस। यही आपसे ऑप्शन में पूछा जा रहा है। इसका नाम क्या होगा, जिंक होगा, तो जिंक का नाम लिखिए जिंक, और ये सल्फेट है तो इसमें उठा करके जोड़ दीजिए क्या, सल्फेट। तो ये हो जाएगा आपका जिंक सल्फेट। आपको ये याद रखना है।
एक बात और आपको याद रखना है कि धातु हमारी कौन से नहीं होनी चाहिए। तो अम्ल से हाइड्रोजन न निकालने वाली धातु होती है कॉपर होता है, Ag होता है और Au होता है। ये तीन आप याद रखिएगा। ये ऐसे धातु होते हैं जो कम सक्रिय होता है, और कम सक्रिय धातु कभी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता है। वो इसलिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में या सक्रियता श्रेणी में ये तीनों क्या है, नीचे है, इसलिए नहीं हटा पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, कौन सा? 4 नंबर। दूसरा क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र मैं आपको बताऊं कि पहले एल्केन जानिए। ये होता है एल्केन का सामान्य सूत्र, जिसमें CnH2n+2 होता है। एल्कीन में क्या करते हैं, एल्कीन में आपको इसमें से 2 हाइड्रोजन घटाना पड़ेगा, तो लिख देंगे क्या, CnH2n। आप देख लीजिए जो ऑप्शन होगा, एक साथ में और देख लीजिए, एल्काइन, और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। एल्केन आपका कौन सा है, CnH2n-2, तो एल्काइन हो गया, और एल्केन हमारा क्या है, CnH2n, और एल्केन CnH2n+2, और एल्कीन हमारा हो जाएगा CnH2n। तो चेक कर लीजिए ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह। प्रक्रियात्मक समूह का मतलब होता है, पहले समझ लीजिए, प्रक्रियात्मक समूह। प्रक्रियात्मक समूह का मतलब होता है क्रियात्मक समूह। और क्रियात्मक समूह वो होते हैं जो हाइड्रोकार्बन में जुड़ने से हाइड्रोकार्बन की ही स्थिति बदल देते हैं, चाहे वो भौतिक गुण हो चाहे रासायनिक गुण हो, उनमें अगर कोई चेंज कर रहा है तो हम उन्हीं को किसके नाम से जानेंगे, क्रियात्मक समूह के नाम से जानेंगे। और ऑप्शन आपको दे रहा है एल्डिहाइड। ये जो लिखा हुआ है ये है OH, ये है आपका CHO, यहाँ पे छूटा हुआ है CHO, ये है O और ये है O। ये है आपका एल्कोहल, एक मिनट लीजिए, इसको बोलते हैं एल्कोहल, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड, इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन, और इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिकम। ठीक, हमसे एल्डिहाइड पूछा है तो इसलिए हम ऑप्शन में कौन सा टिक मारेंगे, 2 नंबर। इसमें छूटा हुआ था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। तो मैंने आपको अभी बोला है कि जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर होगा वो अपने से नीचे वाले को विस्थापित कर सकता है और नीचे वाले नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन आपके पास पहले देख लीजिए, ये जो कॉपर होता है, Hg होता है और Cu होता है, वो सब हमारे क्या है, Cu, Au, Hg और Pt, ये सब क्या है, नीचे पाए जाते हैं। और ये जो हमारा Mg होता है वो इससे ऊपर होता है, तो Mg पहले आता है और जिंक उसके बाद आता है। तो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में यानी सक्रियता श्रेणी में ऊपर होगा, अधिक सक्रिय होगा, वो हमेशा अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, Mg और Zn। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस यौगिकों में कीटोनिक समूह उपस्थित होता है। तो मैंने आपको अभी बोला है कि अगर इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं जिसमें कार्बन दोनों तरफ लगा हो। ठीक, तो इस जिस कार्बन पे O लगा हो उस कार्बन के दोनों तरफ अगर कार्बन है तब हम बोलेंगे हम लोग कौन सा, कीटोनिक समूह। इनको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल समूह, इसको बोलेंगे कार्बोनिल
समूह। अगर मैंने इसी में एक तरफ मैंने जोड़ दिया हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन जोड़ा, चाहे इसी में एक तरफ जोड़ा हाइड्रोजन दूसरी तरफ जोड़ा हाइड्रोजन, तो हम बोलेंगे वो हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक। और अगर मैंने इसमें दोनों तरफ कार्बन जोड़ दिया, चाहे एक एक हो चाहे दो दो, उसको हम लोग बोलेंगे किसके नाम से, कीटोन के नाम से बोलेंगे। और यहीं पर अगर मैंने एक तरफ जोड़ा OH, एक तरफ जोड़ा H, या एक तरफ जोड़ा O, एक तरफ जोड़ा OH, फिर मैंने एक तरफ जोड़ा कार्बन, मतलब कार्बोनिल समूह के एक तरफ हाइड्रोजन हो और एक तरफ OH हो, या फिर कार्बोनिल समूह के एक तरफ OH हो एक तरफ कार्बन हो, तो ऐसे को हम लोग किसके नाम जानेंगे, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। और अगर इसी में इसी कार्बोनिल समूह में एक तरफ NH2 लग जाए और एक तरफ हाइड्रोजन हो और चाहे एक तरफ कार्बन हो, तो हम इसको किसके नाम से जानेंगे, एमाइड के नाम से जानेंगे। और इसी कार्बोनिल समूह में अगर एक तरफ हैलोजन समूह लग जाए और एक तरफ हाइड्रोजन, या फिर आप उठा के कार्बन लिख सकते हैं, इसको अम्ल क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। ठीक। इसमें से आप चेक कर सकते हैं कीटोनिक समूह, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका कीटोनिक समूह, इसने मिस्टेक किया है, ये है आपका O। ठीक। और ये CH2 होगा एल्कोहल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, और इस पे भी आप लगा सकते हैं O। तो ये दोनों तरफ देखिए, जिस कार्बन पे O है इसके दोनों तरफ कार्बन है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कि ये कीटोनिक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र, ये हमारा जो है पहला वाला, इसको बोलते हैं धावन सोडा, धावन सोडा। और धावन सोडा का उपयोग कपड़े को साफ करने में किया जाता है और साथ ही साथ जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। ये आपका है खाने वाला सोडा। इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा, या इसका रासायनिक नाम हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। और हमसे यही पूछ रहा है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो कौन सा होगा, 2 नंबर। साथ में ये फिर किसका है, तो ये हमारा क्या है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट है, ये जनरली किसी क्रिस्टल है सल्फेट का। ये हमारा क्या है, नमक है, नमक जिसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर कह रहा है कि ब्यूटेन में क्रियात्मक समूह होते हैं, तो ब्यूटेन में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, ब्यूटेनोन। देखिए यहां पे मिस्टेक किया उसने, ये छोड़ा है आपका। ठीक। तो ये हमारा क्या है, एल्डिहाइडिक समूह है, इसको बोलेंगे एल्डिहाइड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोन। ये हमारा क्या है, एल्कोहल। और ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, टाइप जो कर रहा है उसमें उसने छोड़ दिया है, नहीं बन पा रहा होगा या भुला गया होगा, इसलिए मैं बना दिया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शुद्ध जल का पीएच मान। तो शुद्ध जल का पीएच मान हमारा कितना होता है, 7 होता है। आपको ये ध्यान रखना होगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप पीएच स्केल के बारे में आप जान लीजिए। पीएच स्केल पे नंबर होता है 0 से कितने तक, 14 तक, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आपका क्या है, सेंटर में है, ना तो अम्ल है नहीं तो क्षार है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उदासीन बिंदु। और उदासीन बिंदु का पीएच मान हमारा क्या होता है, 7 होता है, और ये किसका है, जल का है। इधर आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा क्षार, इसके पीछे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अम्ल। शून्य जिसका आए उसको बोलेंगे प्रबल अम्ल, और
जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसको बोलेंगे दुर्बल अम्ल। इधर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, प्रबल क्षार। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे क्या, दुर्बल क्षार। यह हमारी क्या है, स्थिति है, वो भी पीएच वैल्यू। यहां से अब क्या कर लिख देंगे, यहाँ पे पीएच की वैल्यू 7 से कम है और यहाँ पे पीएच की वैल्यू क्या है, 7 से अधिक है, और यहाँ पे पीएच वैल्यू क्या है, 7 है। तो यह हमारा क्या, उदासीन बिंदु है। तो जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल अमलगम होते हैं। ये थोड़ा नहीं लिख पाया होगा, अमलगम इसको क्या बोलेंगे, अमलगम। ठीक है, तो लिखा है होता है। देखिए अमलगम एक प्रकार की क्या है, मिश्र धातु है। धातु बनते कैसे हैं, जैसे हम क्या लेंगे, धातु लेंगे और Hg, धातु को क्या करिए, गलाइए और Hg लिक्विड के साथ इसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद जो बन जाएगा उसी का हमारा क्या होगा, मिश्र धातु होगा। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं सोडियम और Hg, नाम होगा सोडियम अमलगम। इसका नाम क्या होगा, सोडियम अमलगम। ऐसे ही अगर जिंक लिखना होगा तो जिंक Hg, इसका नाम होगा जिंक अमलगम। ठीक, ये हमारे क्या है, मिश्र धातु होते हैं एक प्रकार के, जो मरकरी के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है। तो एल्कीन का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध होते हैं, उसको एल्कीन बोलते हैं। या ये भी बोला जा सकता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, इन होना चाहिए। जिसमें इन है वो एल्कीन है, और जिसमें इन नहीं लगा है वो एल्कीन नहीं है। तो ये बोला है मेथेन, तो ये तो गलत है। एथेन, ये भी गलत है। एथिलीन, एथिलीन, एसिटिलीन, एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है CH, ये है एथिलीन। एथिलीन का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इनका भी आप फार्मूला अगर जानना चाह रहे होंगे तो लिख सकते हैं C2H6। इसका लिखना होगा तो आप क्या लिख दीजिएगा, ये आपका ऑप्शन कौन सा है, 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है। सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, तो वही वाला क्वेश्चन है एथिलीन। 11 और 12 डबल टाइप हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से रासायनिक समीकरण को कीजिए, माने संतुलित कीजिए, कौन सा इसमें से सही होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं, यहाँ पे प्लस CO2 प्लस क्या है CaCO3 प्लस क्या H2O। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई कैल्शियम का यौगिक होगा, और कैल्शियम का अगर मैं ऑक्साइड ले रहा हूं और CO2 लूंगा तब तो ये कार्बोनेट केवल दिख रहा है बैलेंस करते समय, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, और इसका और यौगिक बना सकते हैं OH, अगर का ट्वाइस अगर मैं ले लूं तब अगर मैं CaOH के ट्वाइस में अगर CO2 पास किया जाता है इससे जल निकल जाते हैं, और जल निकलेगा तो क्या बनेगा CaO, और ये इसके साथ जब जुड़ जाएगा तब हमारा बनेगा क्या CaCO3, और साथ में क्या बन जाएगा जल। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑक्साइड के साथ बनाएंगे तो ये केवल कार्बोनेट बन सकता है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। उसमें जल डाल करके CO2 पास करेंगे तब जाकर के कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड में CO2 पास नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म पे जब पाया जाएगा, सॉलिड फॉर्म में होगा तो CO2 को अवशोषित नहीं कर पाएगा, लेकिन वही अगर विलयन के रूप में होगा तो CO2 को अवशोषित कर लेगा और जलवाष्प के रूप में बाहर निकाल देता है। इसलिए वहां पे इसको हम क्या लिखेंगे, इसका नाम है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्राइड, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, और ये हमारा है बिना बुझा चूना।
बिना बुझा चूना। बिना बुझा का मतलब कि जिसमें से उष्मा बाहर नहीं निकला होगा उसको बोलते हैं बिना बुझा चूना। अब पानी डालने के बाद जो उष्मा बाहर निकल जाएगी, उसमें से एनर्जी जो बाहर निकल जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे कि हमारा क्या है, बुझा हुआ चूना है। वैसे जनरली अगर हम अपना घर को पेंट करने के लिए कोई चूना लेकर के आते हैं तो उसको अगर पानी में डालते हैं तो उससे क्या निकलते हैं, भाप निकलता है, गर्मी निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उष्मा बोलेंगे। और ऐसी चीज अभिक्रियाओं में होती है उस अभिक्रियाओं को बोलते हैं उष्माक्षेपी। जिन अभिक्रियाओं में उष्मा की आवश्यकता होती है उस अभिक्रियाओं को बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 नंबर, कराए के रासायनिक समीकरण Fi को CuSO4 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो आप ध्यान दीजिए कि ये FiCu को क्या है, रिप्लेस किया हुआ है। जब ये रिप्लेस करेगा तो देखिए लिखा हुआ है FiSO4 प्लस Cu। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि सीधा सीधा कौन सी अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, या इसी को बोल सकते हैं कौन सा, विस्थापन। और ऑप्शन में देखिए कौन सा दिया हुआ है, कह रहा है कि पहला विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा द्वि अपघटन अभिक्रिया, या संयोजन अभिक्रिया, या अपघटन अभिक्रिया। अगर बाय द वे यहाँ पे द्वि विस्थापन अभिक्रिया लिख देता है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया अगर लिखता है तो भी हम इसको गलत काट सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें जो धातु अगले वाले धातु को रिप्लेस कर रहा है, वो धातु निकलने के बाद किसी के साथ संयोग नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि आयन का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, और आयन का आदान प्रदान होता है तो ऐसे अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें कोई धातु अधिक सक्रिय कम सक्रिय धातु को रिप्लेस करता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग एकल विस्थापन के नाम से जानते हैं। और कहीं पे अगर द्विविस्थापन और एकल विस्थापन दिया हो, या सिंपली विस्थापन दिया हो और एकल विस्थापन नहीं दिया हो, तो हम वहां पे विस्थापन अभिक्रिया टिक करके आएंगे। द्विविस्थापन पे आपको कभी टिक करके नहीं आना है। तो आपका कौन सा सही होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न में सजातीय श्रेणी होती है। आपका क्या है ये, सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी का मतलब ये होता है कि ऐसे हमारे पास कोई यौगिक हो जिसमें क्रियात्मक समूह समान हो, लेकिन एक यौगिक से दूसरे यौगिक में अगर हम पहुंच रहे हैं तो अंतर कितने का होना चाहिए, CH2 का होना चाहिए। तो देख लीजिए, मैं दूसरा एग्जांपल रख के समझा दूंगा आपको। ये Cl, देखिए इन सभी में क्या है, कॉमन हमारा क्या है, Cl। और यहां से यहां अगर हम पहुंच रहे हैं तो ये दोनों कॉमन है, एक्स्ट्रा कौन सा है, CH2 है। लेकिन अगर हम यहां से यहां पहुंच रहे हैं तो देखिए ये दोनों और ये दोनों सेम है, और ये दोनों क्या है, सेम है, एक्स्ट्रा कौन सा है, CH2। तो ऐसे यौगिक मुझे इसमें से सिलेक्ट कर लेना है जिसमें क्रियात्मक समूह सेम हो और एक से दूसरे में जाने पर कितने का अंतर होना चाहिए, CH2 का अंतर होना चाहिए। तो ऐसे यौगिकों को हम लोग किसके नाम जानेंगे, सजातीय श्रेणी के नाम जानेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये तो क्रियात्मक समूह अलग है, COOH और COCH3, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत है। दूसरा आप देख सकते हैं ये केवल एल्केन है और ये एल्कोहल है, ये भी ऑप्शन कट है। आगे आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए CHO है और यहाँ पे ईथर है, तो ये दोनों, ये भी ऑप्शन सही है। तो एक ऑप्शन आपके पास बचा कौन सा, ये। मैं इसको एक बार और लिख दे रहा हूं, ये लिखा हुआ है CH3OH और दूसरा आपको लिखा हुआ है C2H5OH। तो हम C2H5 को लिख सकते हैं CH3CH2OH। ये बताइए कि इसमें कार्बन 2 है तो इसमें भी कार्बन 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 1 6, तो 5 और 1 6, एक ऑक्सीजन, माने दोनों में क्या है, बराबर बराबर है। जब हम एक यौगिक से दूसरे यौगिक में जाएंगे, देखिए ये दोनों हमारा क्या है, सेम है, ये भी दोनों सेम है, तो एक्स्ट्रा कितना है, CH2। अगर ऐसे यौगिक कहीं पे दिख रहे हैं तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम किसके नाम जानेंगे, द्विविस्थापन सजातीय श्रेणी के नाम से जाना जाएगा। देखिए इधर चला जाए आगे, थोड़ा ध्यान इधर दीजिए। अब बोल रहा है आपका कौन सा, C6H6 में परमाणु में संयोजकता होती है। तो C6H6 ये हमारा है कौन सा, बेंजीन बोलते हैं इसको। और बेंजीन का स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, कार्बन कितने हैं, 6 है, तो आपको इस तरीके से बनाना है, 2 3 4 5 6।
कार्बन कहीं भी हो अबंध वो बनाएगा कितना, 2 ही अबंध बनाएगा, वो आप हटा नहीं सकते। 2 करें 4 अबंध बनाएगा। अब बोलिए 6 कार्बन है, एक एक तो जोड़ दीजिए, सब पे एक एक जोड़िए, यहां भी एक जोड़ दीजिए और यहां भी क्या करिए, एक जोड़िए। हर जगह एक एक कार्बन आपको उठा करके जोड़ना है। अब सिंगल सिंगल मैंने जोड़ दिया, मैंने कार्बन कार्बन से जुड़ा होगा तभी जाकर के यौगिक बनेगा, और हाइड्रोजन एक एक कार्बन मैंने उठा के जोड़ दिया। अब चेक करिए कि क्या कार्बन की बैलेंसी पूरा हो चुका है। कार्बन के जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 और कितना 4, मतलब कार्बन हमारा अबंध बनाना चाहिए 4। तो 4 बनाना चाहिए तो कितना बनाया होगा, 1 2 3, एक डबल बॉन्ड बना लीजिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। माने किसी भी परिस्थिति में कार्बन कितनी संयोजकता प्रदर्शित करता है, 4, चाहे वो बेंजीन हो चाहे कुछ भी हो। हाँ, आंशिक और संख्या में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इसकी संयोजकता में परिवर्तन आप कतई नहीं कर सकते। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 4। और ये स्ट्रक्चर इसका है, आप ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बात और यहाँ पे समझ लीजिए, हम लोग 10th में ही सिग्मा और पाई की मैं थोड़ा बात कर दूं, तो ये आपका जहां जहां एकल अबंध पाएंगे वहां केवल सिग्मा होगा, सिग्मा का ये चिन्ह है, और जहां जहां डबल होगा उसमें एक सिग्मा और एक क्या होंगे, पाई। जहां जहां ट्रिपल अबंध की बात की जाएगी वहां एक सिग्मा और 2 पाई। और अगर इसके बारे में आपको और डिटेल जानना होगा तो 11th में आपको बताया जाएगा। ये सिंगल अबंध है तो सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी। डबल में एक सिग्मा एक पाई, डबल में एक सिग्मा एक पाई, डबल में एक सिग्मा एक पाई। अगर कोई बोले कि पाई की संख्या कितनी है तो आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 और 1 3, 3 पाई की संख्या। सिग्मा की संख्या अगर काउंट करना होगा आपको तो 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन का 6 हो गया। देखिए 7 8 9 10 11 12, मतलब सिग्मा की संख्या आपको कितने मिलेंगे, 12 सिग्मा, और पाई की संख्या कितनी, 3। ये किस में आ रहा है, बेंजीन में आएंगे। तो फिलहाल में आपको संयोजकता ये पूछा हुआ है तो आपको संयोजकता याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल बेस। पहले तो आप बेस समझ लीजिए, बेस का मतलब होता है क्षार, ठीक, हिंदी में ही लिख दिया हुआ है, इंग्लिश वाले टर्म को उसने हिंदी में पूछा हुआ क्वेश्चन मैंने ये रखा हुआ है, क्षार। और क्षार का मतलब आप समझ लीजिए जिसमें OH हो, जिसमें OH हो वो हमारा क्या कहलाता है, क्षार। अब क्षार में 2 तरीके के क्षार आपको होते हैं, एक हमारा होता है प्रबल क्षार और एक हमारा होता है दुर्बल क्षार। एक हमारा क्या होता है, दुर्बल क्षार। अब आपको ध्यान रखना है कि हम प्रबल और दुर्बल पहचानेंगे कैसे। देखिए इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है। आपको सिंपल आपको मैं बता रहा हूं, और ये आपको जीवन भर याद रखना है। एक आपका हो जाएगा, 2 ही मेरे पास पीरियोडिक टेबल में वर्ग है, और पीरियोडिक टेबल 10th से इस बार हटा चुका है, इसलिए आपको पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ाया गया होगा। और नहीं पढ़ाया कोई बात नहीं है, पीरियोडिक टेबल आप एक बार रेफर करिएगा। लिखा गया होगा आपका लिथियम, लिखा गया होगा सोडियम, लिखा गया होगा पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये है वर्ग संख्या 1 का। और वर्ग संख्या 2 का एलिमेंट पीरियोडिक टेबल जब आप खोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक। ये वर्ग संख्या आपका 2 है। वर्ग संख्या 2 में आते हैं बेरिलियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, फिर आता है कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम। इतने एलिमेंट के साथ अगर आपका OH जुड़ा हो, बैलेंसी कुछ भी हो सकता है, जैसे मैग्नीशियम के साथ अगर OH जोड़ेंगे तो मैग्नीशियम पे 2 प्लस, और OH पे सिंगल माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा क्या, OH का ट्वाइस। सोडियम के साथ अगर जोड़ेंगे तो सोडियम पे प्लस, OH पे माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो बन जाएगा क्या, NaOH। ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास OH संख्या कितनी है, वो तो अलग की बात है। यहाँ पे इसकी बैलेंसी के अनुसार यहाँ पे 1 2 संख्या लिखी जा रही है। यहाँ पे एक तत्व मेरा ये हो गया और एक जोड़ा आपका ये हो गया, इसका नाम है हमारा कौन सा, क्षार धातु बोलते हैं। किसके नाम से जाना जाता है, क्षार धातु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18 नंबर। क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि प्रबल बेस है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा बेस का मतलब।
बेस का मतलब होता है क्षार। ठीक, और क्षार अगर आप जानते हैं तो यहाँ पे प्रबल और दुर्बल की बात किया हुआ है। कौन सा? प्रबल बेस। इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है। बेस का मतलब होता है क्षार, और क्षार का मतलब होता है कि ऐसे यौगिक जिसमें OH समूह हो। यहाँ पे OH समूह सब में है, तो हम इसकी प्रबलता की बात कैसे करेंगे? तो ये ध्यान रखिए दीजिएगा कि जब भी हमको क्षार की बात करेगा वहां पे हम लोग दो तरीके के क्षार करेंगे। एक हमारा क्या? प्रबल क्षार, और दूसरा हमारा क्या होगा? दुर्बल क्षार। ठीक, एक हमारा होगा प्रबल क्षार की पहचान सबसे बेहतर ये है कि आप पीरियोडिक टेबल के दो वर्ग को आप याद रखिए, बाकी जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सब दुर्बल बनेंगे। और पीरियोडिक टेबल के पहले वाले आवर्त का पहला लिथियम, आपका सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इसके बाद आता है वर्ग नंबर 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम। इसके बाद आता है कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, और आपका आएगा बेरियम। ये आपके क्या है? दो वर्ग के दो एलिमेंट है, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? एक को नाम से जानते हैं, इसका है नाम आपका क्षार धातु। इसको क्षार धातु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। ठीक, इसको किसके नाम से बोलते हैं? क्षारीय धातु से। इसको हम लोग किसके नाम जानते हैं? क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। इसकी संयोजकता होती है +1, इसकी संयोजकता होती है +2। अब यौगिक जब बनेंगे तो इनमें ऑक्सीजन अगर मैं जोड़ूंगा इसमें, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, अगर आपके पास सोडियम है और OH कहीं से जोड़ना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये आप बहुत पहले सीख चुके हैं। ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें एक OH हो गया। लेकिन अगर यही मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाए OH माइनस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करके आप बना रहे हैं यौगिक को, तो ये बनेगा क्या? OH का ट्वाइस। ये है सोडियम का हाइड्रोक्साइड और ये क्या है? मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। अब इसमें एक आया है, इसमें क्या आया है? दो आया है, तो वो 1 2 3 जो भी आते हैं वो इसकी संयोजकता पर निर्भर करता है। किस पे? संयोजकता। तो आप बताइए, इनके साथ इसके बाद जितने भी कुछ धातु आएंगे रेस्ट इन दो वर्गों के बाद, वो सभी हमारा कौन सा बनेगा? दुर्बल बनेगा। तो इसमें से आप चेक कर सकते हैं कि ये दो वर्गों में से क्या इनमें दिए गए ऑप्शन में से मैच कर रहा है? तो मैच कर रहा है कौन सा? सोडियम। ये आपका हमारा क्या है? प्रबल। और बात आप ध्यान रख लीजिएगा, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसे चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। इसमें से जो सोडियम होते हैं वो वायु में या जल से क्रिया करके जलने लगता है, इसलिए इस सोडियम को किसमें रखा जाता है? कैरोसिन ऑयल में। किसमें? कैरोसिन तेल में। नहीं तो ये किसके साथ? वायु के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाएगा और आग लगने लगेगा, या वायु के साथ जल के साथ भी अभिक्रिया करके क्या कर देगा? ये तुरंत आग उत्पन्न कर देगा। इसलिए हम इसको कहां रखते हैं? कैरोसिन तेल में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि क्या यहां पे होना चाहिए? ए को गर्म करने पर O2 प्राप्त होता है। O2 प्राप्त होता है, तो कौन कौन सा ऑप्शन? एक दिया हुआ है CaCO3, एक दिया हुआ है हमारा ग्लूकोज, एक दिया हुआ है लेड नाइट्रेट, और एक दिया हुआ कौन सा? सोडियम कार्बोनेट। तो आप ध्यान रख दीजिएगा कि अगर मैंने CaCO3 को गर्म किया तो ये देगा आपका CaO प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेगा। दूसरा, अगर आप C6H12
O6 ग्लूकोज को जलाएंगे तो ये भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड देता है, CO2 ही गैस देता है। साथ में अगर मैं Na2CO3 को गर्म कर रहा हूं तब देता है कौन सा, Na2O, फिर बनते हैं क्या, CO3। अभी तक तो हमारा क्या निकला हुआ है, CO2 दिया हुआ है। एक ऑप्शन आपके पास है PbNO3, इसको जब आप गर्म करिएगा तो आपका मिलेगा क्या, O2। यही लेड नाइट्रेट है जो क्या मुक्त करता है, गर्म करने पे ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, PbNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सामान्य ताप पे द्रव होते हैं, करा है कि मैग्नीशियम, करा है कॉपर, क्रोमियम, Hg, इनमें से कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे, सामान्य ताप पे हमारा क्या होना चाहिए, द्रव अवस्था में होना चाहिए। तो ये हमारा किस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड में। कॉपर भी हमारा सॉलिड में पाया जाता है, क्रोमियम भी हमारा सॉलिड में पाया जाता है। ये हमारा किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव में। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, थर्मामीटर में। जो डॉक्टर थर्मामीटर लिए होते हैं उसी में हम इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। किसमें, थर्मामीटर में। थर्मामीटर में। और इसका उपयोग अमालगम बनाने में किया जाता है। सॉरी, क्या बनाने में, अमालगम बनाने में किया जाता है। एग्जाम्पल भी आप चेक कर सकते हैं, Mg, Hg, Na, Hg, Zn, Hg, ये यहाँ इसका क्या है, अमालगम है। नेक्स्ट आपका करा है कि ब्यूटेन 2 आल का अणु सूत्र है। अणु सूत्र का मतलब कि फार्मूला, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है। एक तो बात समझ में आ रही है, कार्बन 4 होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कार्बन 4 लिखना होगा, 2 3 4। 2 नंबर पे आपका क्या है, आल है, तो आपको 1 नंबर इसको देना होगा, तो 2 नंबर इधर, 3 नंबर इधर, 4 नंबर इधर। ऐसा कुछ नहीं है, आप इधर से भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4, जिधर से आप चाहे उधर से आप नंबरिंग कर सकते हैं। ऑल के लिए आपको लिखना होता है क्या, OH। OH आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, ये आपका हो जाएगा कौन सा, OH। अब जितनी कार्बन बचे हुए हैं उसकी बैलेंसी को आपको किससे पूरा करना है, हाइड्रोजन से पूरा करना है। तो यहाँ पे एक चीज लिख दीजिए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों 1 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा। तो मैंने इसलिए लिखा है कि कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, संयोजकता 4 होता है। तो एक संयोजकता, एक अबंध कार्बन ने पहले से बनाया है, तो अभी बाकी कितने हैं, 3, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। दूसरा, इस कार्बन पे 3 अबंध बन चुका है, 1 2 3, इसलिए 1 हाइड्रोजन जोड़ा है। इस कार्बन को अगर लेके चलेंगे तो 1 2 अबंध बन चुका है, तो अब कितना अबंध बनाना है, 2 अबंध बनाना है। इस कार्बन को लेके चलेंगे तो 1 अबंध पहले से बन चुका है इस कार्बन के साथ, अब कितने बाकी होंगे, 3, इसलिए मैंने 1 2 3 4 जितने भी कार्बन लिखा है वो उसकी बैलेंसी के अनुसार लिखा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, आप चेक कर लीजिए। 4 कार्बन, तो ये लिख दीजिएगा C4। हाइड्रोजन गिन लीजिए, 3 1 4 2 6 और 3 9 और 1 10 हाइड्रोजन हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितने, एक आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ये इसका क्या है, फार्मूला। कौन सा सही है, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, कह रहा है कि एसिटिक, ये CH3COOH का IUPAC नाम है। IUPAC नाम में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको एल्डिहाइड का पूछ सकता है, कीटोन का पूछ सकता है, या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का पूछ सकता है, एल्कीन का पूछ सकता है, या फिर क्लोरो का पूछ सकता है। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिसे क्वेश्चन आपको पूछना ही पूछना है। साथ ही साथ क्रियात्मक समूह की पहचान कराने के लिए आपको एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल आपको याद रखना होगा। कौन कौन से, एक आपको ये, इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोहल, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का एक और तरीका लिख लीजिए, ये। इसमें से आपका क्रियात्मक समूह की पहचान करा लेगा अधिकतर केसेस में। और नाम जब भी लिखवाएगा तो इसी में से कोई हो सकता है आए, या एल्कीन हो सकता है। तो आप बताइए कि CH3, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि CH3 CH, ओ सॉरी,
CH3COOH। इसका IUPAC नाम बताना है। IUPAC नाम बताते समय इस बात को ध्यान रख के चलना है कि दिए गए यौगिकों में कितने कार्बन है उसका पहले नाम लिखा जाता है। एक और एक, 2 कार्बन, और 2 कार्बन का नाम होगा एथेन। और फिर क्रियात्मक समूह का नाम लिखा जाता है। तो क्रियात्मक समूह में कार्बन है, तो इसका नाम हमारा क्या होगा? ओइक अम्ल। ओइक अम्ल जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? नोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। इसका एक सामान्य नाम आपका है, कौन सा? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो भी मैंने लिखा है ये कौन सा है? सामान्य नाम। ये आपको टिक नहीं मारना है। देख लीजिए क्या लिखा है, ये तो गलत है, ये प्रोपेन है, ये भी गलत है, ये भी प्रोपेनॉल है। दिया हुआ है क्या? ओइक अम्ल। कौन सा? ओइक अम्ल। और कितना? एथेन, 2 कार्बन का एथेन, इसलिए एथेनोइक अम्ल आपका सही होगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से एल्काइन है? तो एल्काइन की शर्त आपके पास समझ लीजिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में 3 है तो इसका नाम होगा एल्काइन। ठीक, ये नहीं है। 2 कार्बन होगा तो बोलेंगे क्या? एल्कीन। और अगर सिंगल अबंध है तो इसका नाम होगा कौन सा? एल्केन। आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे सिंगल है, डबल है, ट्रिपल, आपका ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करा है कि Na2CO3 का प्रचलित नाम है। तो मैंने इसी क्वेश्चन में बता चुका हूं पहले ही कि जो Na2CO3 और 10H2 है, ये हमारा है धावन सोडा। धावन सोडा, इसमें से ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ये आपका कौन सा है? धोने वाला सोडा को ही धावन सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा का आपका फार्मूला हो जाएगा NaHCO3, इसका आपका फार्मूला हो जाएगा CaSO4 × 1/2H2O। इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फार्मूला होता है CaOCl2 विरंजक चूर्ण, या इसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका उपयोग होता है जल में उपस्थित कीटाणुओं को मारने में किया जाता है। इसका उपयोग कपड़ा धोने में या जल की कठोरता को दूर करने में। बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है पकवान बनाने में या बेकरी में, या पेट की अम्लता को दूर करने में। इसका उपयोग किया जाता है खिलौने बनाने, मूर्ति बनाने में, या शैल्य चिकित्सा में दांत बनाने में किया जाता है। ये आपको याद रखना होगा, इसमें से कोई ना कोई एकदम आना ही आना है, ये चारों में से। ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, मतलब जो भी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो संयोजन अभिक्रिया को इंगित करता है। तो पहले आपको संयोजन अभिक्रिया का मतलब समझ लीजिए, कैसी अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को किसके नाम जाना जाता है? संयोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है कार्बन का जल में, कार्बन का जलना, जल में नहीं है, कार्बन का जलना, ये गलत है। तो सी को जला दीजिए, वायु को उपस्थित जलाएंगे तो क्या बनेगा? CO2। पहला ऑप्शन आपका ये है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है। तो जिंक किससे? सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है। हिंदी में देकर के आपको फंसा दिया है, ये इसको रिप्लेस करेगा तो क्या बोलेंगे? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिप्लेस कर देगा। ये अभी मैंने बताया था कि अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। थर्ड नंबर आप देखिए, पहले पूरा बना लूं। कार्बोनेट बोला है, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या लिख दीजिएगा? HCl से अभिक्रिया करता है, तो ये है धातु, ये इसको रिप्लेस करेगा तो बनेगा CaCl2 प्लस H2CO3। ये अस्थायी होने की वजह से H2O देता है, और प्लस क्या देता है? CO2 देता है। देख लीजिए 4 नंबर देखिए, कह रहा है क्या? ग्लूकोज का ऑक्सीजन से क्रिया, ग्लूकोज का जब ऑक्सीकृत कराया जाता है C6H12O6 किसके साथ ऑक्सीकृत कराया जाता है, तो बनता है क्या? CO2 देता है और H2O देता है, ढेर सारा क्या देता है? ऊर्जा देता है। अब बताइए यहाँ पे हमको क्या लिखना हुआ होगा? संयोजन अभिक्रिया लिखना है। और यहाँ पे दे क्या रहा है? ये ऑप्शन आपके पास दे रहा है, इसमें 2 पदार्थ आप जुड़ करके क्या बन रहे हैं? एक बन रहे हैं। इसमें 2 पदार्थ
आपस में अभिक्रिया करके 2 बना रहा है, इसमें 2 पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके 2 से अधिक बना रहा है, इसमें 2 आपस में अभिक्रिया करके 2 से अधिक बना रहा है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके एक बनते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग किसके नाम जानते हैं? संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? कार्बन का वायु में जलना। जल यहां नहीं होगा, वायु होगा, वायु में जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि निम्न क्षारीय धातु है। अभी मैंने लिखा था क्षार धातु, तो यहाँ पे आपका क्षारीय धातु एक बार मैं और लिख दूं, क्षारीय धातु। क्षारीय धातु का मतलब आपको कौन कौन लेना है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये क्षारीय धातु है। और जो बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम होते हैं, ये हमारा क्या है? क्षारीय मृदा का धातु होते हैं। ये आपको याद रखना होगा। इन दोनों का जो भी हमारा क्षार बनेंगे, जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो प्रबल क्षार देगा। तो आप चेक कर सकते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये क्षारीय धातु है, तो आपका पोटेशियम आपका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट चलिए आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एथेनॉल से, एथेनॉल में क्रियात्मक समूह है, तो एथेनॉल का मतलब क्या? OH होना चाहिए। एल्कोहल की बात कर रहा है और एल्कोहल का क्रियात्मक समूह आपका क्या है? OH है। तो आप चेक कर सकते हैं किसमें, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये कीटोन है, ये एल्कोहल है और ये एल्डिहाइड है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अब क्वेश्चन हो गया खत्म। अभी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास है 30-40 करीब में होंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो आपको आएगा, जस्ट 1 या 2 दिन में आएंगे, जिसमें केमिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बताऊंगा और साथ ही साथ इसके जितने इंपॉर्टेंट होंगे बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। साथ में सीरीज चल रहा है, सीरीज मैंने 1 अभी बताया है, फिर अब दूसरा बताऊंगा, फिर तीसरा, ऐसे करते करते पूरे जनवरी तक मैं 10 सीरीज आपको साइंस का दे दूंगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का आपको अवेलेबल करा दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद, जय हिंद।